Hello everyone, welcome to today's video. आज हम करेंगे आपकी LT क्लास 13। तो LT का जो हमारा ये कोर्स चल रहा है उसमें आज हम करने वाले हैं MCQs ऑन इंटेलिजेंस। तो इससे पहले भी जो हमने क्लासेस की हैं उसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हम करेंगे आपका यूनिट 2 का ही एक और टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि, और MCQs के बेसिस पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, Which of the following best defines intelligence? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत्ता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? The ability to perform physical tasks, the ability to learn from experience and adapt to new situations, knowledge of a specific subject या emotional stability। तो देखिए बुद्धि है क्या? बुद्धि क्या है? आपके सोचने, समझने, नई सिचुएशन से डील करने की क्षमता, ठीक है, आप याद करते हैं चीजों को, ये सारे क्या है? आपके कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं, ये सब इसी के वजह से हैं। तो इंटेलिजेंस या बुद्धि है क्या? ये एबिलिटी है टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। आप क्या करते हैं, नई सिचुएशन से आप कैसे डील कर पाते हैं, सोच समझकर कि आप कैसे जो है पुराने आपके अनुभव हैं उनको आप दिमाग में लाते हैं, उसके आधार पर आप नई सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब आपकी इंटेलिजेंस या बुद्धि कर रही है। तो ये क्या है? एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, अनुभव से सीखने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता है। What does the term crystallized intelligence refer to? तो क्रिस्टलीकृत बुद्धिमत्ता या फिर हम इसे कहते हैं ठोस बुद्धि, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? ठोस बुद्धि। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसको रेफर करती है? एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, accumulated knowledge and skills acquired over a lifetime, ability to reason abstractly and solve novel problems, speed at which information is processed। देखो कैटल और हॉर्न की एक थ्योरी थी और इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई। पहली बताई इन्होंने ठोस बुद्धि, ठीक है, ठोस बुद्धि, और दूसरी इन्होंने बताई तरल बुद्धि, ठीक है। दो इन्होंने टाइप की बुद्धि बताई थी, ठोस और तरल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइज, ठीक है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, और दूसरा हम क्या कहते हैं इसे? फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड, तरल बुद्धि। देखो तरल बुद्धि नाम से ही पता चल रहा है, जैसी सिचुएशन आपके सामने आएगी आप उस पर वैसे ही रिएक्ट करेंगे, ये तरल बुद्धि का काम है, ठीक है। नई नई चीज जो आपके सामने आ रही है उस सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या फिर आप कह सकते हैं ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज बुद्धि क्या होती है? ये आपकी वो बुद्धि है बेसिकली जो भी आपने सीख लिया वो अब आपकी इस क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है उसका हिस्सा बन जाता है। जो भी आप लर्न कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, जो भी आप अनुभव कर चुके हैं, वो सब आपकी ठोस बुद्धि का अब जो कंटेंट है वो बन जाता है। जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, आपका एग्जाम है कल, आपने उसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर ली, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स थे आपने याद कर लिए, क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं वो सब आपने याद कर ली, ये सब आपकी ठोस बुद्धि बन गई। अब कल को आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अब आप पेपर सॉल्व करोगे, वहां पर क्वेश्चंस क्या होते हैं? एग्जैक्ट सेम थोड़े आते हैं। बड़ी क्लासेस में आपने देखा होगा आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है, उस पर आपको न्यू न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करके देते हैं। तो उस समय आपको क्या यूज करना पड़ रहा है? फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि। जो क्वेश्चन आपके सामने आए करोगे किसके आधार पर? अपनी ठोस बुद्धि के आधार पर ही। कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ लिया है, उसके आधार पर आज आपके सामने जो नया प्रश्न आया है उस पर आप रिस्पॉन्ड करोगे, उसको आंसर करोगे। तो आज हम जो भी अपने आसपास जो नई सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं वो सब हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है, और इसके बाद एक बार हमने उस काम को सीख लिया तो वो हमारी ठोस बुद्धि का पार्ट बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है? आंसर हो जाएगा accumulated knowledge and skills acquired over a lifetime। जीवन भर अर्जित संचित ज्ञान और कौशल जो हम अर्जित करते जाते हैं, अपने दिमाग में संचय करते जाते हैं, संचित करते जाते हैं, वो सब आपका क्या है? वो सब आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। एक डायग्राम यहाँ पर देखेंगे, ये एक ग्राफ है जो बता रहा है किस प्रकार एज के साथ साथ क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो आप यहाँ पे देखोगे जन्म से लेकर 20 वर्ष तक, लगभग 20 वर्ष तक ये आपकी क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड दोनों इंटेलिजेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है लगातार। लेकिन लगभग जब यहाँ पे देखोगे फ्लूइड इंटेलिजेंस अब यहाँ पर 30 इयर्स तक भी बढ़ी, लेकिन इसके बाद ये ड्रॉप होने लगी। ड्रॉप क्यों हो रही है यहाँ पर?
क्योंकि फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब क्या है, नई नई चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है, आपके सामने जैसी सिचुएशन आ रही है, जैसे जैसे आपकी एक तो एज बढ़ती है, काफी कुछ आप पहले ही अनुभव कर चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको हो चुके हैं, बहुत सारी चीजों से आप फेमिलियर है। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी नई चीज को सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। ओल्ड लोगों को देखोगे ना, वो चीजों को समझने में टाइम लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्लो डाउन कर जाती है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हमेशा बढ़ती रहेगी, जो भी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वो सब आपकी ठोस बुद्धि का हिस्सा बनता चला जाता है, तो वो तो जीवन पर्यंत ही चलता रहेगा और बल्कि बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ है। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, टीचर हु इज स्किल्ड एट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ हर स्टूडेंट्स इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाई लेवल्स ऑफ विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो एक शिक्षक है जो अपनी छात्रों के भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने और प्रतिक्रिया देने में कुशल है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन आपका कहां से है, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी बहुबुद्धि सिद्धांत। एक बार हम बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए देख लेते हैं। देखो ये है आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए, हालांकि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी 9वीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मोस्टली 8 ही ली जाती है, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें आ गया आपका, जैसे दैहिक इंद्रियगत, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, स्थानिक, ठीक है, स्पेशियल, भाषाई, वर्बल, फिर तार्किक गणितीय, रीजनिंग में आ जाएगा ये, संगीतक, अभी मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी, ठीक है, सॉरी ये 4 आ जाएगा, फिर 5th आएगा संगीतक, फिर अंतर्वैयक्तिक 6, फिर आ गया आपका अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। यहाँ पर 8th वाली नहीं दे रखी है, रुकिए अभी यहाँ पर देखते हैं इसको। हाँ, नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक नहीं दे रखी है वहां पर, यहाँ पर देखो। तो सबसे पहली जो आएगी हमारी वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक। मतलब बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब ये इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो अपनी बॉडी को अलग अलग पोस्चर्स में जो है ला सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपके डांसर्स हो गए, जिम्नास्ट हो गए, वो सब इसमें आते हैं, उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। उन्हें पता है किस तरीके से अपनी बॉडी को, अपनी जो मूवमेंट है, अपनी पोस्चर्स को कैसे उन्हें ग्रेसफुली प्रेजेंट करना है। फिर यहाँ देखेंगे लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में भाषाई बुद्धि हो गई, ठीक है, जिसको भाषा का प्रयोग बहुत अच्छा आता है, ये लोग बोलने में, लिखने में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। फिर देखिए इंट्रापर्सनल। इंट्रा वर्ड जहां आया है मतलब जो व्यक्ति सेल्फ अवेयर है, खुद को बहुत अच्छे से जानता है, उसे आत्मज्ञान है, ऐसे लोग कौन से होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, ठीक है, जो संत महात्मा लोग होते हैं। फिर आ गया आपका नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि जिसके अंदर होती है, तो इन्हें नेचर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर है आपका स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल स्थानिक बुद्धि जो होती है, यहाँ आप 3D में चीजों को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक पेंटर को खाली कैनवस ही नहीं दिख रहा, उसे पता है मुझे यहाँ पर क्या पेंट करना है, वो इमेजिन कर पा रहा है। एक स्कल्प्टर, मूर्तिकार इमेजिन कर पा रहा है कैसे मैं इस मूर्ति को जो है उसकी संरचना करूंगा। फिर आपका आ जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत की बुद्धि जिसमें होती है, तो ये लोग बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं। इसके अलावा लय ताल का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, तार्किक बुद्धि, ऐसे लोग कौन होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। फिर इंटरपर्सनल, ठीक है, ध्यान रखेंगे वो इंट्रापर्सनल था। इंट्रा का मतलब है जब आप खुद को अच्छे से जानते हैं, इंटरपर्सनल का मतलब जब आप सामने वाले के मूड, इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से डील कर पाते हैं। इसमें कौन आ जाएंगे, आपके जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनके पास इस तरीके की बुद्धि होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी आपको प्रोफेशन दे देंगे, आप पूछ लेंगे हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग इनमें किस प्रकार की बुद्धि है, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो शिक्षक है वो क्या है, अपने स्टूडेंट्स के इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेती है और ऐसे ही रिस्पॉन्ड करती है। तो किस टाइप की बुद्धि हुई उनके अंदर, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। कैसी हुई, पारस्परिक बुद्धि या अंतरवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है, अंतरवैयक्तिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A student who excels in music has a strong sense of rhythm and can easily learn to play musical instruments like possess a high level of which type of intelligence। तो एक छात्र संगीत का उसे बहुत अच्छा ज्ञान है, रिदम वगैरह अच्छे से पहचान लेता है, तो ये भी आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो कौन सी बुद्धि उसके पास होगी, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक या फिर इंटरपर्सनल, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following best describes the concept of G in Spearman's two-factor theory of intelligence? तो स्पीयरमैन की जो two-factor theory थी उसमें G क्या रिप्रेजेंट करता है? Specific ability related to particular task, a general cognitive ability that underlies performance on various tasks, a measure of emotional intelligence, a measure of creativity. तो देखिए जो आपको स्पीयरमैन ने two-factor theory दी थी उसमें दो फैक्टर्स उन्होंने क्या बताए थे। पहला फैक्टर था G जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धि कहते हैं, और दूसरा था S जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, स्पेसिफिक जो आपकी विशिष्ट बुद्धि होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी। क्या है ये एक सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता है जो विभिन्न कार्यों के निष्पादन को आधार प्रदान करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डायग्रामेटिकली भी स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, जहां पर उन्होंने माना था कि एक सामान्य बुद्धि होती है और इसके अलावा हर काम से जुड़ी हुई एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होती है जो यहाँ पर जाती है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, राइटिंग, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस तो जाएगी ही जाएगी। वर्बल, मेरा शब्दकोश कितना अच्छा है क्योंकि शब्दों की जरूरत है मुझे यहाँ पर, प्लस मेरी जनरल एबिलिटी जाएगी। जनरल एबिलिटी आपकी हर काम में जा रही है, हर काम में आपकी एक सामान्य बुद्धि तो रहेगी, पर उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड एक विशिष्ट बुद्धि भी आपको चाहिए होती है। फिर यहाँ पर स्पेशल की बात करें तो यहाँ पर 3D में जो चीजें इमेजिन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल अगर मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ, टेबल्स लर्न कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी न्यूमेरिकल जो इंटेलिजेंस है वो भी जाएगी, वो स्पेसिफिक बुद्धि होगी। ठीक है, तो ये S1, S2, S3, S4 ऐसे करके बहुत तरीके की स्पेसिफिक इंटेलिजेंसेस हो सकती है, और जनरल इंटेलिजेंस क्या? सामान्य बुद्धि। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a key component of Sternberg's triarchic theory of intelligence? तो स्टर्नबर्ग ने क्या दी थी? आपकी त्रिआर्किक बुद्धि दी थी, 3 टाइप की उन्होंने बुद्धि बताई थी, तो इनमें से कौन सी एक नहीं है? ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब आपने अभी अभी क्वेश्चन किया है, और फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में हमने जब बात करी थी, हमने फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात की थी, मैंने कहा था कैटल और हॉर्न की थ्योरी थी वो। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस नहीं है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, जो आपके स्टर्नबर्ग है उन्होंने क्या बताया? 3 टाइप की बुद्धि बताई थी उन्होंने। पहली एनालिटिकल बुद्धि, ठीक है, एनालिटिकल, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये बेसिकली एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ी हुई है, जो आप पढ़ाई लिखाई कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हो, ये उससे रिलेटेड है। दूसरी है क्रिएटिव। क्रिएटिव जब हम भी आप बात करते हैं सृजनात्मक बुद्धि, जहां पर आप किसी नवीन चीज की रचना कर सकते हैं, तो जिनके पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है वो नए नए सोल्यूशन, बिल्कुल यूनिक आइडियाज निकाल के लेकर आते हैं। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होती है यहाँ पर होते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। ठीक है, जुगाड़ू, कॉमन सेंस इनके अंदर बहुत होती है, आराम से कुछ ना कुछ तिगड़म लड़ा लेते। ठीक है, तो ये 3 टाइप की बुद्धि इन्होंने बताई थी। एक और चीज याद रखेंगे कि हमने इनको एक स्पेशल इंटेलिजेंस से भी सबको जोड़ा है, तो जिनके अंदर यहाँ पर प्रैक्टिकल, ठीक है, यहाँ पर हमने जिनकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बात की उनकी इंटेलिजेंस को कॉन्टेक्सचुअल भी कहा जाता है, एनालिटिकल वालों को कंपोनेंशियल भी कहा जाता है, और क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। How many mental abilities did Thurston suggest constituted intelligence? तो थर्स्टन ने भी आपकी एक थ्योरी दी है, कौन सी दी है उन्होंने? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। ठीक है, पीएमए टेस्ट भी होता है, पीएमए टेस्ट भी एक होता है। ठीक है, तो थर्स्टन ने जो है ये एक प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के ऊपर बेस्ड अपनी एक थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने कितने आपकी इंटेलिजेंस बताई है? 5, 6, 7, 8, तो उन्होंने 7 इंटेलिजेंसेस बताई है। ठीक है, ओरिजिनली उन्होंने 7 ही बताई थी, और यहाँ पर इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इन्होंने क्या कहा था? कुछ पर्टिकुलर टास्क को इन्होंने एक साथ ग्रुप कर दिया कि इनमें जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटी लग रही है। जैसे मैं टेबल्स याद कर रही हूँ, सम सॉल्व कर रही हूँ, कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, काउंटिंग लिख रही हूँ, कोई चीज इस तरीके से अगर सब नंबर्स के बेसिस पे चल रही है तो मेरी एक न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें लग रही है। तो मैंने कुछ इसी से रिलेटेड जो टास्क थे उनको एक साथ ग्रुप कर दिया, और उसमें मेरी एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने बताया था। अब 7 इनकी जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो क्या है? विजुअल स्पेशल हो सकती है। ठीक है, बेसिकली ये स्पेस में 3D में कैसे इमेजिन करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। परसेप्चुअल स्पीड, ठीक है, परसेप्चुअल स्पीड में मतलब ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बहुत अच्छे से देख सकते हैं बिटवीन स्टिमुलाई। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कंप्यूटिंग नंबर्स के साथ आप यहाँ पर अलग अलग टास्क कर रहे हैं। वर्बल मीनिंग यानी वर्ड्स और शब्द और उनके अर्थ, उन पर आपको अच्छी पकड़ होती है। मेमोरी यानी रिकॉल करना, यानी अपने दिमाग में कोई चीज जो है
हम फिट करना और समय आने पर उसे रिकॉल भी कर लेना, ठीक है। फिर है वर्ड फ्लुएंसी, थिंकिंग ऑफ वर्ड्स क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी जो शब्द है उनके बारे में सोच पाना। डिडक्टिव रीजनिंग, अब देखो डिडक्टिव और इंडक्टिव जो है मैंने कहा ना साथ ही दी थी प्राइमरी इन्होंने, ये रीजनिंग में आ जाता है आपका तर्क दे पाना, ठीक है। इसको बाद में इन्होंने सेपरेट कर दिया इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो यहाँ पर क्या है आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कितनी है 7। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफर्ड्स क्यूबिकल मॉडल प्रोवाइड्स फॉर 150 factors of intelligence, 120 factors of intelligence, 125 factors of intelligence, 130 factors of intelligence। तो यहाँ पर गिलफर्ड ने जो दिया था वो बुद्धि का 3D मॉडल दिया था, बुद्धि का 3D मॉडल दिया था इन्होंने, और उसमें कितने फैक्टर्स बताए थे 150। इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये है आपका गिलफर्ड का 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का 3 डायमेंशनल जो है इन्होंने मॉडल दिया। 3 डायमेंशंस क्या क्या होते हैं भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशंस हो गए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ पर एक डायमेंशन पे इन्होंने क्या लिया, एक पे कहा इन्होंने कंटेंट, ठीक है, दूसरे में हम लेंगे ऑपरेशंस, तीसरे में हो गया प्रोडक्ट। एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंटेंट का मतलब जब भी हम दिमाग में कोई चीज सोचते हैं किसके फॉर्म में सोचते हैं, कुछ शब्द हमारे दिमाग में आएंगे, कुछ इमेजेस आएंगी, ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स वगैरह चलेंगे, तो वो सब क्या होते हैं कंटेंट, ठीक है, या कुछ साउंड्स होंगी, इस तरीके की चीजें हमारे दिमाग में आती है, वो हमारा कंटेंट बनता है। तो इसके बाद हम जो प्रोसेस करते हैं अपने दिमाग में, जो इन सब चीजों को, ये जो अल्फाबेट्स, पिक्चर्स और आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं, इनको हम सोच रहे हैं, तो ये जो थिंकिंग वगैरह करना, रिकॉल कर पाना, किसी की शक्ल हमें एकदम से याद आ गई, ये सब चीजें जो क्या है, ये है आपके ऑपरेशंस, प्रोसेसिंग क्या चल रही है, प्रक्रिया क्या चल रही है, और उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट, आइडिया, ठीक है। तो जिन वस्तुओं के बारे में आपने सोचा वो कंटेंट हो गई, सोचने की जो प्रक्रिया है वो ऑपरेशन में आ गया, और इससे निकल के क्या आएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या कोई आइडिया, तो वो प्रोडक्ट हो गया। तो ये बुद्धि के आपके 3 डायमेंशन इन्होंने बताया। अब इनको फर्दर जो है इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपका कंटेंट फर्दर 5 जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर। ऐसे ही आपके ऑपरेशंस भी जो है 5 में डिवाइडेड है, इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी, कॉग्निशन। और प्रोडक्ट में भी आपके 6 आ जा रहे हैं, यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्लीकेशन। तो अगर आपसे पूछा कितने फैक्टर बन रहे, तो देखो यहां से आए 5, यहां से आए 6 और यहां से भी आए 5, ये टोटल आपका 150 होता है, इसीलिए 150 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई प्रक्रिया करोगे, कोई भी काम अपना इंटेलिजेंस यूज करके करोगे, आपको एक 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 इसमें से उठाना ही होगा। कुछ कंटेंट होगा, उस पर आप कुछ प्रोसेस करोगे, कुछ प्रोडक्ट निकालोगे। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो कितने कारक हमारे पास निकल के आ रहे हैं, 150। अच्छा, अब कई जगह पे जो है इसमें और फर्दर डिवीजन किया हुआ है, ठीक है, फर्दर इसमें और डिवीजन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कई जगह अगर ये ऐसा आ जाए 5 इंटू 6 इंटू 6, तो ये टोटल बैठता है 180। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम आंसर 150 था, अगर ऑप्शन में 180 है तो आंसर 180 होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें फर्दर फिर से डिवाइड किया गया। पहले तो 120 था, फिर इसका जब डिवीजन हुआ, ठीक है, पहले ये एक 4 था, 5 ना होकर 4 था, तो 120 आता था, अब ये 5 में डिवीजन हो गया, तो ये 150 फैक्टर हो गए। कई जगह आपको न्यू बुक्स में मिल जाएगा कि 5 की जगह आप कई जगह 6 भी कर दिए हैं, तो वो आप ऑप्शन देख के करेंगे, गलत नहीं है, ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये आ गए विषय वस्तु, संक्रियाएं, उत्पाद, और ये फिर इनके पार्ट्स। फिर देखेंगे नेक्स्ट, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर द मीन आईक्यू स्कोर इज सेट एट। तो जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इंटेलिजेंस स्कोर का, उसमें मीन आपका क्या होता है, एवरेज आपका कितना होता है, 110, 100, 90, नन ऑफ दीज, तो ये आपका 100 होता है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। MA क्या है आपका, MA क्या है आपका मेंटल एज, CA क्या है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे आपकी वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका आईक्यू स्कोर होता है, ठीक है। अब जरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लो, किसी भी ट्रेड का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब आप करते हो तो इस तरीके का आता है, इसे क्या कहते हैं, बेल शेप कर्व कहते हैं, ठीक है, बेल शेप, घंटी की तरह दिख रहा है ना, तो ये बेल शेप्ड कर्व है आपका। और यहाँ पर हमेशा देखो, कोई भी ट्रेड अगर आप ले लो तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ फॉल करती है, एवरेज में, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की बुद्धि क्या होगी, मैक्सिमम लोगों की बुद्धि एवरेज होगी, औसत होगी, फिर औसत से बहुत कम लोग होते चले जाएंगे, औसत से ज्यादा और कम लोग होते चले जाएंगे जो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एवरेज जो आ रहा है ये आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे हम एवरेज से ऊपर आते जा रहे हैं। आईक्यू स्कोर में आपने देखा भी होगा,
85 से लेकर 115 तक क्या माना जाता है, मीन माना जाता है। बिल्कुल मीन में आप देखोगे तो कौन सा है, एवरेज पे 100। कैसे आया, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। अगर ये MA और CA बराबर हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा एवरेज IQ स्कोर 100। ठीक है, तो 100 जो है आपका ये मीन स्कोर आता है। अब यहाँ 115 से ऊपर चलते रहोगे तो देखो नंबर ऑफ पीपल कम होते जा रहे हैं, सुपर इंटेलिजेंट, फिर सुपर इंटेलिजेंट, ऐसे कम होते जा रहे हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ अगर आओगे तो यहाँ पर क्या है, बिलो इंटेलिजेंट, बिल्कुल मंद बुद्धि वाले जो होते हैं वो सब कम होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस। तो निम्न में से कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है या कथन है बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। सत्य नहीं है बोला है, ठीक है। तो ये तो आपकी सही लग रही है सब, ये गलत है। ये स्थायी और अपरिवर्तनशील है, बिल्कुल गलत है, स्थायी नहीं है। इंटेलिजेंस तो क्या होती है आपकी, चेंज होती रहती है। भैया आप जितनी चीजें सीखते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी बुद्धि में जो है उसकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या है, स्थायी और अपरिवर्तनशील नहीं है। हमने फ्लूइड इंटेलिजेंस की भी तो बात करी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत बुद्धि का आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा। इसके अलावा एक वर्णन का भी थ्योरी होती है जो कि हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट है। तो एक बार जरूर आप थ्योरीज को किसी अच्छी बुक से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी इसकी PDF चाहते हैं इस क्लास की, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप लोग जानते ही हैं आपको जुड़ना है कहाँ पर, मेगा जयसवाल अचीवर्स नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पर आपको इन सभी क्लासेस की फ्री PDF भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ हम बहुत सारे आपके एग्जाम रिलेटेड अपडेट भी वहां पर डालते रहते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।